हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह के कन्या सहायक और वीडियो जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जिसमें आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया है उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पर डे 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो हमने कंप्यूटर की ले ली हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यूनिट फर्स्ट को अगर आपने नहीं देखा है, 3 वीडियो हैं जिसमें, वो आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 5 यूनिट यहाँ पर कंप्यूटर की आपको दे रखे हैं, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, टाइप्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उसके बाद हम यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सिलेबस लगा है, कंप्यूटर का सिलेबस है ये सिर्फ। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूनिट फर्स्ट है, जो कि आपका था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंप्यूटर का, कंप्यूटर के जनरेशन पढ़े थे, ब्लॉक डायग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ी थी इनकी, और साथ में हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, लैंग्वेज की जनरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। आप उसको देख लेगा तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर 5 या 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन सकते हैं, क्योंकि अलग से यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है कंप्यूटर से। अब इससे पहले कम क्वेश्चन पूछता था, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन अब यहाँ पर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की भी संभावना है, क्योंकि कंप्यूटर का अलग से सिलेबस दे दिया गया है। तो इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका है यूनिट सेकेंड। इसके बाद हम यूनिट 3, 4, 5 इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर भी आपकी रीच है, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, आप सभी जगह ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके साथी यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो आने वाले एग्ज़ाम की। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर देखते हैं। जो भी चीज़ें हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हैं। आपको यहाँ पर दिक्कत होती है कोई भी चीज़, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको समझा दूँगा, तो आप उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरुआत करते हैं इसकी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ पर भी ओएस लिखा होगा, इसका मतलब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन यूज किए जाते हैं, आप नए नए फ़ोन लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर नए होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ये क्या होता है, एक मैनेजर होता है कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर का मैनेजर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कंप्यूटर का मैनेजर किसको कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी कि ये क्या काम करता है, ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। साथ में इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र मतलब जो कि हम हैं, और हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर है, हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य जो काम करता है, वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, और यहाँ पर आपके पास जो भी है एडिटिंग ऐप वगैरह एक्सेट्रा, आपका वो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारे काम जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्यरत होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जा रही हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कंप्यूटर का मेरुदंड कहते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मेरुदंड होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है कि जो मेरुदंड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जिसको हम बूट बोलते हैं। ये बूट क्या होता है, आपने बूट नाम बहुत सुना होगा, कंप्यूटर में बूटिंग जिसको बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे कि आप कंप्यूटर को पावर ऑन कर देते हैं। जैसे कि आपने
अपने कंप्यूटर में पावर ऑन की, पावर ऑन होने के बाद जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होकर आपके सामने जो विंडो आ जाती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बूटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये जो बूटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी या फिर रैम में लोड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ये इसकी स्टोरेज है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि मेन मेमोरी में होती है या फिर रैम में होती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी हमने डिस्कस कर लिया, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, मेमोरी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि बूट प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पर स्टोर करता है या फिर लोड करता है, तो आप बोलेंगे मेन मेमोरी में, जो कि है आपकी रैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बूटिंग है इसके टाइप क्या क्या हैं। तो दो टाइप की यहाँ पर बूटिंग हो सकती है, एक तो होता है कोल्ड बूट और दूसरा है वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है? कोल्ड बूट मतलब होता है स्टार्ट। कोल्ड बूट मतलब होता है स्टार्ट, मतलब जैसे कि आपने कंप्यूटर चला रहे हैं, आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपने अगर शट डाउन बटन को प्रेस करके उसको टर्न ऑफ कर दिया है कंप्यूटर को, और उसके तुरंत बाद फिर से ऑन कंप्यूटर को अगर आपने कर दिया है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोल्ड बूट। ठीक है, कोल्ड बूट समझ में आ गया होगा कि आप अगर अपने सिस्टम को ऑफ करने के बाद पुनः उसको ऑन करते हैं शट डाउन करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं कोल्ड बूट। अब यहाँ पर वार्म बूट की बात अगर हम करें, वार्म बूट की बात, तो वार्म बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, जो ये कोल्ड बूट है इसको हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है, और ये जो वार्म बूटिंग है इसको हम सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, जैसे कि आप आपके फ़ोन में भी होगा, रीस्टार्ट का बटन होता है एक, दोबारा फिर से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना, स्टार्ट करना, या फिर आपका जो लैपटॉप है उस पर आपका एक स्टार्ट का बटन यहाँ पर सबसे नीचे होता है इस तरीके से। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, जब इसको आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आता है, शट डाउन का ऑप्शन आता है और रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट का, जैसे ही आप यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे रीस्टार्ट का, तो रीस्टार्ट करने से ही आपका वार्म बूट की प्रोसेस हो जाती है। तो रीस्टार्ट में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक शॉर्टकट की है जो आपसे पूछी जा सकती है कि आपको वार्म बूट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज, कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं जो कि आप वार्म बूट या फिर रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट अगर आप अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होगी वो वार्म बूट की प्रोसेस कहलाएगी। इससे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वार्म बूट है इसको हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। बूट हमने समझ लिया कि बूट क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपका कंप्यूटर है वो ऑन नहीं हो सकता है। यानी कि आपके ऑन ऑफ करने के लिए, आपके कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर को ऑन करता है, बूट करता है। जो भी बूटिंग प्रक्रिया है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से की जाती है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। अब हम यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर देखेंगे जो कि टाइप्स हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन इंटरफेस। इंटरफेस के आधार पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रोसेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो दो प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेस्ड ऑन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि आपका और कंप्यूटर का के बीच में एक ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके मदद से आप कंप्यूटर को रन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस कहलाता है। ठीक हो गया। जैसे कि कोई दो लोग हैं, इनके बीच में अगर कोई एक अन्य व्यक्ति इनके बीच में मध्यस्थता का काम करने का कार्य करता है, तो वो इंटरफेस का काम कर रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरफेस है। इसी प्रकार से
आपके और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेट होता है, जो वार्तालाप होती है, उसको काम करने का जो कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस करना। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरफेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है GUI और एक होता है CUI। GUI और CUI क्या होता है इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछे गए इनकी फुल फॉर्म, तो आप इनकी फुल फॉर्म को याद कर लेना। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हिंदी में भी यही कहा जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हिंदी वाले यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आपको इंग्लिश में समझना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही रटना पड़ेगा इस चीज़ को कि GUI की जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप देखेंगे कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मोर देन वन टास्क कैन रन एट अ सेम टाइम, यानी कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं एक बार में। कभी आपने कंप्यूटर अगर यूज किया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को मिनिमाइज़ करके आप दूसरी टास्कों को रन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टाइम में अलग अलग प्रकार के जो आप टास्क कर पा रहे हैं वो क्या है, ये GUI की मदद से ही कर पा रहे हैं। तो ये यही चीज़ कह रहा है कि एक बार में GUI में क्या होता है, एक बार में एक से अधिक टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। जब आप GUI का यूज़ करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें आपको मेमोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है आपका। फिर मेमोरी यूज ऑफ मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड, जो आपका कीबोर्ड है उसका यूज आप बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप माउस की मदद से आप क्या करते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है। कंप्यूटर के स्क्रीन में यहाँ पर आप आइकन देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आइकन आपके बने रहते हैं। किसी में आपका व्हाट्सएप का आइकन हो गया, किसी में आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, कहीं पर आपका गूगल फेसबुक का हो गया, कहीं पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो गया, कहीं पर आपका प्रेजेंटेशन का हो गया, ठीक है। कहीं पर आपने कोई नए फोल्डर अपने नाम से बना रखी है तो फोल्डर का आपका आइकन हो गया। तो ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर में, ये क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यानी कि आप आइकन की मदद से कंप्यूटर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स की मदद से आप इंटरफेस कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। जो ये आइकन बने हैं ये ग्राफिक्स तो है, ग्राफिक्स की मदद से ही आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, मिनिमम यूज ऑफ क्या, कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड का कम से कम यूज होता है। अगर आपको एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना है, कीबोर्ड का यूज़ थोड़ी करोगे आप, डायरेक्टली माउस से यूज़ कर लोगे, ठीक है। इसको शट डाउन करना है, इसको ऑफ़ करना है, दूसरी आइकन में जाना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। आपको वहाँ पर कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। जहाँ पर आप टाइपिंग करोगे वहीं पर आपको कीबोर्ड का यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे। यहाँ पर एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन है, फ़ोन में भी आपका जैसे ये फ़ोन है, इसमें भी आपके बहुत सारे आपके आइकन बने रहते हैं। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एक उदाहरण है। दूसरा आप विंडो, जो आपके लैपटॉप में होता है, फ़ोन आपके सिस्टम होता है, तो विंडो का भी एक जो विंडो है वो भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। लिनक्स और iOS आपका आईफोन में यूज़ किया जाता है, और जो एप्पल के सिस्टम होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि CUI के बारे में अगर हम बात करें तो करेक्टर यूजर इंटरफेस बहुत कम यूज होता है, और ये इसका स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो करेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। और इस करेक्टर यूजर इंटरफेस का अलग नाम है कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ पर करेक्टर की जगह कमांड भी अगर कहीं पर लिखा होगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये क्या होता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो बहुत ज़्यादा इजी रहता था हमारे लिए, यूज़र के लिए, कि आप आसानी से वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये डिफ़िकल्ट रहता है। डिफ़िकल्ट क्यों रहता है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स की मदद से आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या है, आप अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पर कुछ कमांड देंगे, कमांड टाइप करेंगे। जैसे कि आपने कोई नया फ़ोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे उसमें,
ठीक है। न्यू फोल्डर, इस टाइप से अगर आप न्यू फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे कोड की मदद से, कमांड की मदद से, तो आपका यहाँ पर कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हर हमेशा आपको टाइप करने के साथ ही आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कमांड की मदद से करना पड़ेगा। जैसे कि आपको व्हाट्सअप फेसबुक चलाना है तो तब भी आपको ओपन करने के लिए व्हाट्सअप को ओपन करने के लिए कमांड देनी पड़ेगी एक अलग से। तो कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी। तो ये होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है वन टास्क एक बार में सिर्फ एक काम को ये करता है। जैसे कि आपने व्हाट्सअप चलाया तो एक बार में आप व्हाट्सअप ही चला सकते हैं, उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। फिर क्या करता है ये मैक्सिमम यूज ऑफ कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसमें लेस मेमोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जो आपकी स्टोरेज की ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है। इसके एग्जाम्पल आपसे ज़रूर पूछ लेगा इसके CUI के। तो MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म है, और दूसरा है यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक CUI बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस के आधार पर कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके प्रकार। अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ टाइप से मैंने लिखे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, पहला टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यूज आप देखने को मिलेगा फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में, जो कि 1945 के आसपास में आपका पहला जनरेशन शुरू हुआ था। हमने जब कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी पहली वाली वीडियो में, तो आपने वहाँ पर देखा होगा जो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, तो आप बोलेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज्ड इन ATM, जो आप ATM मशीन आप यूज़ करते हैं बैंक ATM में, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ATM की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एग्ज़ाम में पूछ ली भी जाती है, कभी बहुत से बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना ATM की फुल फॉर्म का। फिर है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकता है। जैसे कि आपका एंड्रॉयड हो गया और विंडो। एंड्रॉयड आपके फ़ोन में है, सिर्फ आप ही तो यूज़ कर सकते हैं एक बार में। तो बहुत सारे लोग एक ही फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक फ़ोन है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वहाँ पर सिंगल यूज़र कार्य करेगा। फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये, कि यूनिक्स कैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र है, सिंगल यूज़र है, मल्टीटास्किंग है, सिंगल टास्किंग है, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये यूनिक्स जो है वो क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपके पास आएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग अभी हमने GUI पढ़ा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वही क्या होता है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब मैंने बताया एक बार में अलग अलग आप कार्य कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो GUI जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। फिर आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल टास्क भी अभी हमने पढ़ा, CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपने MS DOS पढ़ा था। तो वो क्या है? एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक बार में सिंगल टास्क ही कर सकते हैं। व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप ही चला पाओगे, फेसबुक चलाना है तो फेसबुक ही चला पाओगे, सिंगल टास्क यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। फिर आपका आता है मल्टी प्रोसेसिंग, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस, और वो कौन करेगा? यूनिक्स करेगा। तो आपको यूनिक्स के बारे में याद करना है कि यूनिक्स क्या है। एक तो है ये मल्टी यूजर, यानी कि एक बार में इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है इसमें, यानी कि मल्टी प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक बार में की जाती है। फिर आपका अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आ जाएगा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका, जैसे कि आप जो सर्वर यूज़ करते हैं, आपके सर्वर में यूज
जो सर्वर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका विंडो एनटी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, एनटी मतलब है नेटवर्क, विंडो नेटवर्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ओएस। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्लास होता है आज एंड। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे विंडो के बारे में लेके, उसके टाइप से लेके, तो विंडो के प्रकार हम लेके आएंगे और एंड्रॉयड देखेंगे और फिर हम आगे को इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।